हम स्टार्ट करते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी एक रिएक्शन का जो रेट है वो दो टाइप से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक निकाला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पहले मीनिंग समझ लो क्या होता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ से बाइक से ट्रेवल किया यहाँ से मीरज, तो एवरेज स्पीड क्या है हमारा? तो एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से मीरज ट्रेवल किए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और कितना हमने टाइम लिया, कितना हमने यहां से यहां जाने में टाइम लिया, टी टोटल, दैट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दैट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम मान लो यहां से चंदू का पार कर रहे थे, तभी किसी ने बोला कि इसका स्पीड क्या हो सकता है, चंदू का पार कर रहे थे तभी स्पीड क्या होगा, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, यानी उस इंस्टेंट पर क्या है, यानी टोटल नहीं, इस इंस्टेंट पर क्या है जो हमें स्पीडोमीटर में बताता है। तो उस समय का मतलब ये बोलते बोलते तो 1-2 सेकेंड तो हो ही जाएगा, तो यहाँ डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, यानी वही टाइम है। टाइम यहाँ टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल यानी गैप होगा, लेकिन यहाँ टाइम इंटरवल नहीं होगा। अगर टाइम इंटरवल होगा भी, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत कम होगा, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ठीक है, चंदू का क्या है, गोडावत के बगल में ही है, पेट्रोल पंप मान लो पास कर रहे हो। तो ध्यान देना, यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिफिनेशन होगा, तो यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन, इसका डिफिनेशन होगा द चेंज in the concentration, the change in the concentration of reactant or product, the change in the concentration of reactant and product in time interval, in time interval, in time interval, यानी कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। जैसे मान लो ए से बी गया, तो हम लिखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन बोलो या डिसअपियर बोलो, एवरेज रेट ऑफ, यहाँ 2 लिख लो, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन या डिसअपियर ऑफ ए इक्वल टू माइनस अब डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। वही लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन और एपियर, सॉरी कंजप्शन है फॉर्मेशन, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन या एपियर ऑफ
बी इक्वल टू, अब प्लस लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, लास्ट टाइम बता दिया था, रिएक्टेंट के लिए माइनस लिखते हैं और प्रोडक्ट के लिए प्लस लिखते हैं, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। इसको जल्दी से लिखो। तो हम जहां पर डेल्टा लिखते हैं वहां वो एवरेज है, वो एवरेज है। जल्दी से लिखो तेजस, दोबारा। तो जहां पर हम डेल्टा लिखते हैं वहां पर ये that will be average, so this one will be average rate of reaction। एवरेज में टाइम इंटरवल होगा, ये लिख लिए डिफिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस। तो ध्यान दो इंस्टेंटेनियस क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ एट द टाइम, मतलब उसी समय पे, यानी जो टाइम इंटरवल अगर होगा भी तो 2-3 सेकेंड का होगा, यानी टाइम इंटरवल छोटा होके बिल्कुल कम हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे द चेंज इन concentration of reactant or product at the instant of time, यानी कंसंट्रेशन का चेंज इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेना है। जहां पर डेल्टा इज कन्वर्टेड टू, बस सिंपल से क्या करना है, डेल्टा को जहां डेल्टा लिख रहे हो वहां डी से लिख देना है। जहां हम डेल्टा लिख रहे हैं वहां डी से लिख दे रहे हैं। सब कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह एक जैसा बनेगा, बस सिंपली डेल्टा को हमें लिख देना है। डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल, मैथ में तो आता ही है। तो स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज जहां जहां डेल्टा लिखे हो वहां वहां डी लिख देंगे हम, बाकी सब कुछ हम सेम लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी, और यहां लिखेंगे हम dB अपॉन डी टी सब कुछ सेम रहेगा, बस डेल्टा की जगह डी आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। न्यूमेरिकल भी एक जैसा ही बनता है, ठीक है। ये नहीं कि इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। तो ये समझ में आ गया इंस्टेंटेनियस एवरेज। तो अभी तक हमने एक रिएक्शन दिया रहेगा, उसको इस फॉर्मेट में लिखना सीखा, और क्या होता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज वो हमने देखा। ये सबने लिख लिया होगा। चलो इंस्टेंटेनियस ये सब लिख लिए ना। अब लास्ट क्लास में हमने 2-3 क्वेश्चंस तुम्हें दिया था कि अगर इस फॉर्मेट में लिख के देगा तो तुम रिएक्शन कैसे लिखोगे। अब इस क्लास में थोड़ा सा हम
न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन करते हैं जिसमें डेटा वगैरह दिया रहेगा और हम कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जल्दी से लिखो जो नहीं लिखा है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं इस बेसिस पे। लिख लिए होगे ना? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चलो एक न्यूमेरिकल्स लिखो। तो मैं न्यूमेरिकल्स दिया रहेगा तो उसमें रिएक्शन वगैरह बैलेंस करके दिया रहेगा। तो लिखो N2 प्लस 3H2 ओम 2NH3। लिखा है क्वेश्चन में द रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ the rate of disappear of the rate of disappear of nitrogen, the rate of disappear of nitrogen is 0.02 mole liter inverse second inverse. What is a rate of disappear of hydrogen, rate of formation of ammonia, rate of रिएक्शन। अब इसमें एवरेज और ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस नहीं बोला है, ठीक है? एवरेज और इंस्टेंटेनियस नहीं बोला है, तो हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस नहीं बोला है तो हम किसी पे भी निकाल देंगे। निकालने का तो तरीका एक ही है, जो मर्जी करे, डेल्टा लिखो या डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जल्दी से आंसर बताओ, डेल्टा से लिख के बताओ या डी से लिख के बताओ, आंसर वहीं आने वाला है। तो फटाफट फटाफट आंसर बताइए विदाउट वेस्ट योर टाइम। देखते हैं किसका पहला आंसर आता है, तीनों का। साक्षी का एक आंसर आया, माइनस भी लिखी हो क्या? बहुत बढ़िया, एज फॉर एक्सपेक्टेशन। ये क्या लिख के भेज दिए वैष्णवी? -DH2/3 क्या? मैं ये थोड़े ना पूछ रहा हूँ, यहाँ डेटा दिया है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। और एक आया ओमकार का 2 आया, क्यों 2 भेजे हो? तीसरा कहाँ चला गया? बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? देखो कैसे बनाया जाएगा। पहले इस रिएक्शन के लिए
ऐसे कंपटीशन के लिए बनाना है तो डायरेक्ट बनाओ, एक बार मैं लिख के सिखा दे रहा हूं कैसे बनाओगे, हालांकि 5 बार लिख भी दूंगा ना मैं, तो कैसे बनाया जाएगा। हम लिखेंगे रेट ऑफ, एवरेज लिखो या इंस्टेंटेनियस लिखो, रेट ऑफ डिसअपियर, रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी लिखो, या चलो एक बार डी से लिखते हैं, डेल्टा से तो बहुत बना है, dN2 अपॉन dt, रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, माइनस डी H2 अपॉन dt। यहाँ कोएफिशिएंट यूज नहीं करेंगे, रेट ऑफ एपियर, और यहाँ एपियर बोलो या फॉर्म, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यहाँ लिख देंगे प्लस डी अमोनिया अपॉन dt। ठीक है, अब हम लिख देंगे, यहां आ जाओ, लिख देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस dN2 अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/3 dH2 अपॉन dt, 1/2 dNH3 अपॉन dt। यहां तक तो सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो हम लिखना पिछले क्लास में सिखाया था हमने, अब इसमें हमें न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस स्पीड से डिसअपियर हो रहा है वो दिया है, नाइट्रोजन का डिसअपियर का स्पीड यहाँ पर है, और इसी का वैल्यू है 0.02, इसका वैल्यू है 0.02। देखो यहाँ पर कहीं कोएफिशिएंट यूज नहीं किया जाएगा, ये पर्टिकुलर है। अब हमसे पूछ रहा है, जब एक का वैल्यू दे दिया इस रिएक्शन में और इनका पूछ रहा है या रिएक्शन का पूछ रहा है, तो हमें अगर एक का वैल्यू मालूम है और इनका निकालना है तो ये मस्ट है कि हम जो इक्वेट किए हैं इक्वेशन उस पे ही जाना पड़ेगा हमें, वहीं से मिलेगा ना। एक का वैल्यू दिया जाए दूसरे का पूछ लिया जाए तो इक्वेट के पास ही जाएंगे। अच्छा ध्यान देना, माइनस dNH2 अपॉन dt के साथ वैल्यू 0.02 है, माइनस केवल इस बात को इंडिकेशन होता है कि वो रिएक्टेंट है, बाकी उसका हम साइन, कभी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है क्या, तुम सोचो एक बार दिमाग से, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में हो सकता है क्या, कभी नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में होता ही नहीं है। ये माइनस लिखने का मतलब केवल इस बात का इंडिकेशन है कि वो रिएक्टेंट है। अच्छा, इस माइनस के साथ का वैल्यू है 0.02, तो एक का वैल्यू दिया है, एक का निकालना है, तो हमें रेट ऑफ हाइड्रोजन का निकालना है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो पहला इक्वेशन हम लिख रहे हैं माइनस dNH2, यहाँ देखो माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस dN2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt। इस टोटल का माइनस के साथ का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 0.02, तो हम पुट कर देंगे 0.02 इक्वल टू माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt। हमसे क्वेश्चन में इस माइनस के साथ वैल्यू पूछा है, तो माइनस को कहीं यूज ही मत करो, माइनस केवल साइन के लिए है, यानी हमें इसका वैल्यू केवल इसके वाला पूछा है, ये वाला, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.06 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस dH2 अपॉन dt, इसी का तो वैल्यू पूछा है, और ये हो गया 0.06, ये 0.06 हो गया, हमने पहला आंसर निकाल दिया। अच्छा, एक बार मैं लिखने के लिए बताया, आगे से जब तुम बनाओगे कंपटीशन से डायरेक्ट ये लिख दो, ये लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट ये लिख दो, ये रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ नाइट्रोजन है। अच्छा 1/3 मत लेना, कोई देखो रेट ऑफ पर्टिकुलर डिसअपियर जो होता है उसमें कोएफिशिएंट नहीं आता है, ये पूरा मत ले लेना कि हमें निकालना नहीं,
हमें केवल इस पार्ट को निकालना है, कोएफिशिएंट को नहीं लेना है। इसमें हमें पर्टिकुलर निकालते समय, देखो पर्टिकुलर पूछा है तो पर्टिकुलर में कहीं कोएफिशिएंट का रोल नहीं होता है। पर्टिकुलर का मतलब जो ये हमने सर्कल किया है वो है, ठीक है। तो ये हो गया पहला अपना। अब दूसरा वाला चलते हैं, इसको हटा दूं मैं, हमने लिख लिया होगा। अब इसको हटाते हैं हम, केवल कैलकुलेशन में हटा रहा हूं मैं। अब ध्यान देना, हमें हाइड्रोजन का तो हो गया, अब हमें अमोनिया का निकालना है। अब हमें किसका निकालना, अमोनिया का निकालना है। तो हम अमोनिया वाला को इक्वेट कर देंगे, इसको इसको इक्वेट कर दो, नहीं तो इसका वैल्यू मिल गया ना, इसको इसको भी इक्वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब इक्वल है। सॉरी, तो यहां लिख देंगे 1/2 डी अमोनिया अपॉन डी टी। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना, देखो इसका प्लस इस पूरे का माइनस के साथ वैल्यू दिया है 0.02 इक्वल टू, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा प्लस डी NH3 अपॉन डी टी, ये आ गया 0.04, इसका आंसर हो गया 0.04। अब इसमें प्लस माइनस का रोल मत लेके आना, प्लस माइनस का इंडिकेटर है, कोई इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, हम कोएफिशिएंट से क्यों मल्टीप्लाई किए, हमें पर्टिकुलर निकालना है, तो पर्टिकुलर में कहीं कोएफिशिएंट नहीं दिखना चाहिए। डायरेक्टली अगर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कोएफिशिएंट तुम्हें आसान दिया गया है, ये 1 है तो ये हो सकता है इसका दे दिया जाए तो इसका निकालो, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे करना वही कोएफिशिएंट वाला ये लिखा हुआ है। अब हम तीसरा निकालते हैं, क्या है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई एक निकाल दो, या तो ये निकाल दो, या तो ये निकाल दो, या तो ये निकाल दो, तीनों इक्वल है तो कोई एक निकाल दो। तो ये तो हमें निकला हुआ है पहले से ही, यही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 0.02। इससे भी निकालोगे तो आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, करके देख लो यहाँ पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट के साथ हमें लिखना होता है, जैसे ये है तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका कितना दिया है 0.06 डिवाइड बाई 3, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें कोएफिशिएंट के साथ लिखना होता है, तो इसका हो जाएगा इतना। बताओ सबको समझ में आया होगा, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तो क्या क्या तुम्हें ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर निकालते समय कोएफिशिएंट को हमें नहीं लेना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते समय कोएफिशिएंट को लेना है। एक का दिया है दूसरे का निकालना है तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट वाला। ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोई बात नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े। साइन का केवल इंडिकेशन है, वो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, बाकी उसका न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करना है। इनकी स्पीड जो कंसंट्रेशन सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन है वो निगेटिव में आ गया है, रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बी इन निगेटिव। अब ध्यान देना कि हमने बात किया था, ये हमने बात किया था रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म में। अगर सारा स्पीसीज जैसे मान लो ए प्लस बी, चार एक ही लेते हैं, ए फॉर्म बी, चार लेंगे ज्यादा स्पेस आएगा। इफ ऑल आर स्पीसीज इन गैसियस फॉर्म, अगर सब स्पीसीज गैसियस फॉर्म में है तो हम कंसंट्रेशन पर भी जा सकते हैं और प्रेशर पर भी जा सकते हैं। तो फॉर गैसियस स्पीसीज
मान लो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे गैसियस फॉर्म में है, तो हम चेंज इन कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं एज पर हम क्वेश्चंस जाएंगे, या हम चेंज इन प्रेशर भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 लगा दो समझने के लिए, हम लिख सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ rate of consumption of A इक्वल टू माइनस डी चेंज इन प्रेशर, तो डीपी लिखेंगे अपॉन dt। ये A का है तो A लिख दो, यानी चेंज इन प्रेशर। अब ये डेल्टा से भी लिख सकते हो और डी से भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ज्यादा मोस्टली डी से लिखो। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन dt। अच्छा, हम कंसंट्रेशन के भी टर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन के टर्म में तो अभी अभी हमने लिखा ही है। तो क्वेश्चन में प्रेशर दिया है कि कंसंट्रेशन दिया है, वो देखना पड़ेगा हमें। तो अगर प्रेशर से बातें कर रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी, क्या लिख देंगे माइनस डी पी बी अपॉन डी टी। यहाँ पर हम कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने लिख दिया ये प्रेशर के टर्म में लिख दिया, तो यहाँ लिख देंगे माइनस डीपी अपॉन डी। एक कंसंट्रेशन के भी टर्म में लिखा हमने और एक हमने प्रेशर के भी टर्म में लिखा। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ प्रेशर, ठीक है। अगर यही हमें मोल के टर्म में लिखना होगा तो यहां लिख सकते हो, यहाँ ये भी हेडिंग डाल देना, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर। रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म में। और यहां हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोल, तो हम मोल के भी टर्म में लिखेंगे। जैसे मान लो यही रिएक्शन है तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ, अब जैसे वहां कंसंट्रेशन के टर्म में लिखे, अब हम मोल के टर्म में लिखते हैं माइनस डी एन ए, एन बोले तो मोल अपॉन डी टी, कितना मोल चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, सॉरी बी, प्लस डी एन बी अपॉन डी टी, ये हम मोल के टर्म में लिख रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, माइनस डी एन ए अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 डी एन बी अपॉन डी टी। ये हमने लिख दिया मोल के टर्म में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हम प्रेशर के भी टर्म में लिख सकते हैं, मोल के भी टर्म में लिख सकते हैं, और हम क्या कंसंट्रेशन के भी टर्म में लिख सकते हैं। तो हमें देखना होगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन कंसंट्रेशन के टर्म में होगा, लेकिन हम लिखने के लिए प्रेशर के भी टर्म में और मोल के भी टर्म में लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर लेकिन यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकेंड या पर मिनट, वहां मोल पर सेकेंड। ये बातें समझ में आ गई होगी। तो इन द टर्म ऑफ प्रेशर और इन द टर्म ऑफ मोल और इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ये सबने लिख लिया।
चलो क्वेश्चन देख करोगे ना। फैन लगा लेने दो। राइट डाउन क्वेश्चन एक। लिखो, क्वेश्चन है फॉर द gaseous reaction, for the gaseous reaction the rate is often expressed in term of dp upon dt instead of dc upon dt or dn upon dt, where C is the concentration, where C is the concentration and N is the number of mole. N is the number of mole. Hence, a relation between the three expression is पहला है dc अपॉन dt इक्वल टू 1/v dn अपॉन dt इक्वल टू 1/RT dp अपॉन dt। सेकेंड है dc अपॉन dt इक्वल टू dn अपॉन dt इक्वल टू dp अपॉन dt। थर्ड है dc अपॉन dt इक्वल टू dn अपॉन dt इक्वल टू v अपॉन RT dp अपॉन dt। और फोर्थ है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अंकुश का ऑप्शन 1, साक्षी का ऑप्शन 2, ओमकार का ऑप्शन 1, बाकी का पता नहीं। तेजस पीवी इक्वल टू NIT, हाँ चलो ट्राई करो जल्दी से, आपके लिए 3 मिनट का टाइम है। ट्राई कीजिए। मान लो एक क्वेश्चन IIT में आ गया तो तुम ट्राई तो करना पड़ेगा ना, या पढ़ के छोड़ दोगे? ये थोड़े इंतजार करोगे सर बताएंगे तो बनाएंगे। ट्राई करो, ट्राई इट।
ऑप्शन 1 या 2, 3, 4? अभी चेक करते हैं, 2 मिनट सबको बनाने दो। हाँ, क्या आंसर आएगा इसका? आंसर आएगा इसका फर्स्ट, बिल्कुल सही है। कैसे बनाएंगे देखो, हमें प्रेशर में, मोल में और कंसंट्रेशन में निकालना है रिलेशन। तो लिखेंगे पीवी इक्वल टू NIT, लिख देंगे। मान लो हमें प्रेशर में और मोल में लिखना है, तो हम लिखेंगे P इक्वल टू N/V/IT। इधर डिफरेंशिएट कर दो, इसको एक साथ ले लो। dP/dt इक्वल टू dN/dt इंटू RT/V। dP/dt dN/dt अपॉन ये RT/V, यानी dP/dt में ये रिलेशन हो गया, P में और N में ये रिलेशन हुआ। तो ये दोनों को इक्वेट करना होगा, तो इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बार dP और देख लेते हैं, तो PV इक्वल टू NIT, P इक्वल हो जाएगा VIT। V को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, मोल अपन वॉल्यूम। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? CRT। तो यहां से डिफरेंशिएट कर देते हैं, dP/dt इक्वल टू dC/dt/RT। यानी अगर dP को कंसंट्रेशन के बराबर करना है तो RT से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी dP के बराबर है, ये भी dP के बराबर है। तो dP के बराबर क्या होगा? तो dP/dt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dN/dt, कितने से मल्टीप्लाई? RT/V से। dP/dC को क्या लिख सकते हैं? dC/dt इक्वल इंटू RT। अब ऑप्शन मैच करा लो, कौन मैच कर रहा है? यहां से DC को बाहर निकाला है, तो DC को बाहर निकालना है, मतलब सबसे RT से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो RT से डिवाइड कर दो, RT से डिवाइड कर दो, RT से डिवाइड कर दो। तो जब RT डिवाइड हो जाएगी, सॉरी RT से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? DC। DC क्या लिख देंगे हम मोल के टर्म में? ये RT से RT क्या हो जाएगा? कैंसिल। dN/dt, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/V। और यहाँ क्या हो जाएगा? dP/dt, और मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा? 1/RT। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आएगा। बात हो गई होगी क्लियर? यानी हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के टर्म में, मोल के टर्म में और प्रेशर के टर्म में तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पीवी इक्वल टू NRT बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म में, प्रेशर को मोल के टर्म में हम लिखना पहले से ही जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, in the following reaction XaYB log minus dA/dt equal to log dB/dt बेस 10 है, प्लस 0.3। क्वेश्चन में बोला है
where negative sign indicate a rate of disappear of reactant, thus x ratio y is, पहला है 1:2, 2:1, 3:1 और 3:10। चलिए जी जल्दी बनाइए और बताइए कि x और y का रेशियो क्या होगा। किसी का 1:2 आ रहा है, किसी का 2:1 आ रहा है, किसी का 3:1 आ रहा है। कैसे बनाएंगे? और किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे बनाएंगे? देखो इस रिएक्शन को लिखेंगे कैसे? लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/x डी a/dt इक्वल टू +1/y डी b/dt। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x को इधर लेके जाएंगे तो -d a/dt इक्वल टू x/y डी b/dt। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, इधर भी लॉग ले लो तो लॉग -d a/dt, बेस क्या है 10। इधर भी लॉग ले लो, लॉग x/y db/dt। अब यहां से तुम m × n का फॉर्मूला लगा सकते हो, log -log da/dt इक्वल टू m × n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log, पहले इसको मैं लिख दे रहा हूं, db/dt प्लस log x/y। अच्छा, इससे फॉर्मूला से और इस फॉर्मूले में कंपेयर करो, कुछ एक जैसा सिमिलरिटीज दिख रहा है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। इसका मतलब ये हुआ कि log x/y के बदले हम क्या लिख देंगे 0.3। ठीक है, यहां से log तुम सोल्व कर दोगे तो मैं शॉर्टकट में log सोल्व कर रहा हूं। log x/y पॉइंट कितने, log का वैल्यू 0.3 आता है। हम कई बार बना चुके हैं कि log
2 का वैल्यू 0.3 आता है, तो लॉग से लॉग कैंसिल कर दो। हालांकि होता नहीं है, लेकिन करोगे भी तो गलती नहीं आता है, करोगे भी तो गलती नहीं आएगा। मैं बता दूंगा क्यों, लास्ट में जाकर कैंसिल हो जाता है। तो एक्स अपन वाई का वैल्यू क्या आ गया 2, यानी 2:1 आ गया। 2:1 बोले तो ऑप्शन नंबर 2। ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाएं। अब हम एक ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखेंगे कि रिएक्टेंट समय के साथ कम होता चला जाता है और प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ता चला जाता है। तो हम लिखेंगे ग्राफ फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो हमारा हेडिंग होगा ग्राफ फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। टाइम और रिएक्टेंट के बीच का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ टाइम के बीच में ग्राफ रिएक्टेंट के लिए। तो समय के साथ रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो यहाँ हम टाइम लिखेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन, मैं डायरेक्ट लिख दूं ऐसे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये समय के साथ कम होता चला जाएगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे तुम अगर स्लोप निकालोगे तो -dr/dt, ये हो गया स्लोप, होगा ना, स्लोप है, बाद में पढ़े होगे। और यही स्लोप क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। तो किसी एक पॉइंट पे आप क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो, तो स्लोप जो बताएगा वो बताएगा इंस्टेंटेनियस रेट। और देखो यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि समय के साथ वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये किसके लिए ग्राफ हो गया, रिएक्टेंट के लिए। ये कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट है। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो कि समय के साथ कम होता चला जाएगा। बात हो गई, हुई क्लियर। अब हम इसी पे ग्राफ बना देते हैं प्रोडक्ट का, इसको हटा दूं। अब देखो यहां पर समय के साथ समय के साथ प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। तो एक और ग्राफ बना लो, किसी एक पॉइंट पे तुम अगर टेंजेंट पे तुम अगर स्लोप निकालते हो तो स्लोप एट द टेंजेंट, स्लोप या टेंजेंट
तुम अगर ड्रॉ करते हो ये क्या आ जाएगा, प्लस dp अपॉन dt। ये प्लस आ रहा है, देखो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, और यही क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये स्लोप पॉजिटिव आता है। ठीक है, हम ऐसा केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े भी थे, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि यहां कंसंट्रेशन हुआ करता था और यहां टाइम। तो समय के साथ रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है, और समय के साथ प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। और तुम पढ़े भी थे कि एक समय के बाद दोनों क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम में। तो जब दोनों एक समय के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उसका दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन उस समय बराबर हो जाता है। तो ये वो वाला जोन है जिस जोन में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। तो ये इक्विलिब्रियम जोन है, ये इक्विलिब्रियम जोन है। इससे पहले जो जोन है यहां वाला, ये एक काइनेटिक जोन बोला जाता है। मतलब यहां रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह कैलकुलेट किया जाता है इस जोन में। ये इक्विलिब्रियम जोन है और इसको काइनेटिक जोन बोलते हैं। काइनेटिक जोन जहां रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह निकाला जाता है, और इसमें इक्विलिब्रियम जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाता है। एक समय के बाद इक्विलिब्रियम जोन आ जाता है अगर रिएक्शन रिवर्सिबल रहा तो। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो कि समय के साथ कम होता चला जा रहा है, और एक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है जो समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। एक ग्राफ मालूम होगा ना तुम लोगों को, केमिकल कनेक्ट इसमें इक्विलिब्रियम में आया था। तो यूनिट अगर हमने लिख लिया, ग्राफ लिख ही लिया हमने, चलो क्वेश्चन लिखो। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का पहला वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, पहला वाला पार्ट में हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए देखा, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखने के लिए देखा, कुछ क्वेश्चंस बनाए हमने, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाया हमने। तो ये पार्ट हमारा पहला वाला खत्म हो गया। अब दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे। दूसरा वाला स्टार्ट करने के पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन है ए टू बी इज, ये A2 है, एन आइडियल गैस which is decompose, which is decompose according to the equation, according to the equation, according to the equation A2B A2 plus half B2 at start the initial pressure is
the initial pressure is 100 mm of mercury and after 5 minutes the pressure is 120 mm of mercury. What is the average rate of decomposition of A to B? Assume T and V and temperature and volume are constant. कितना आएगा? तो देखते हैं A to B, A2 plus half B2 T इक्वल टू 0 पर कितना है? ये 120 mm है, नहीं 100 mm है, ये 0 0 होगा। T इक्वल टू 5 मिनट पर 100 माइनस 2x, 2x कम हो जाएगा, ये 2x बनेगा और ये x बनेगा। हमने जानबूझ के 2x लिया है ताकि यहाँ फ्रैक्शन ना आ जाए, तो ये 2 कम होगा तो ये आधा बनेगा, इसीलिए हमें फ्रैक्शन नहीं आने के लिए हमने 2x लिया है। ये 2 कम होगा तो ये 2 बनेगा, 1 कम होगा तो 1 बन रहा है, तो 2 कम होगा तो 2 बनेगा, 1 कम होगा तो आधा बनेगा, 2 कम होगा तो x बनेगा, यानी 2x कम होगा x बनेगा। यहाँ पर टोटल प्रेशर 120, 100 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 120, ये कैंसिल हो गया। 100 प्लस x इक्वल टू 120, x इक्वल टू हो गया 20, तो x का वैल्यू 20 आ गया। तो एवरेज रेट ऑफ क्या निकालना है? A to B, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन। A to B का लिखना है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन
टाइम कितना लिया इसने, टाइम लिया है 5 मिनट। तो पहले ये 100 था, अब इसमें 2x कम हो गया है, तो 100 माइनस 2 इंटू 2, सॉरी 20, यानी ये बच गया 60। तो हम बचा नहीं, कितना चला गया, तो पहले 100 था अब 60 हो गया, तो चेंज कितना का आया, डेल्टा सी, यानी 100 माइनस 60, 40 का। ये कितना प्रोडक्ट में चला गया था, 40। ये हो जाएगा 40/5, ये हो जाएगा 0.8। अब इसका कंसंट्रेशन यूनिट लिखना है तो मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। एट mm ऑफ मर्क्यूरी। हम समझ रहे हैं ओमकार, तुम आंसर कहां से छापे, ये 0.8 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। हम तो सेकंड में बोले नहीं निकालने के लिए, लेकिन वॉल्यूम में दोनों में, सेकंड में भी और मिनट में भी दोनों दिया है। नहीं जी, तुम नहीं। गधेड़ी, क्या बोल रहे हो अंकुश, सर प्रेशर दिया है तो पार्शियल प्रेशर लेना। हाँ तो पार्शियल प्रेशर लिए ना, इसी का प्रेशर लिया ना हमने। कितना डिक्रीज हुआ इसका प्रेशर, कितना डिक्रीज हुआ, 40। 40/5, इसका कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन प्रेशर। इसका 100 था, 5 मिनट के बाद 60 बचा, तो कितना प्रोडक्ट में चला गया, 40। इसका 40 और 5 मिनट में गया। प्रेशर डिफरेंस नहीं ले सकते, प्रेशर डिफरेंस ही लिए हैं। कहां चला गया, देखो 0 मिनट पे 100 था, 5 मिनट के बाद x का वैल्यू क्या निकला, x 20 निकला, यानी 5 मिनट के बाद ये कितना बचा होगा, 5 मिनट के बाद ये 60 बचा होगा, कि 2x, x का वैल्यू 20 पुट कर दो, तो 5 मिनट के बाद ये 60 बचा होगा ना। तो इसका मतलब चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर का मतलब क्या हुआ, 100 में से 60 को माइनस कर दो, क्योंकि पहले 100 था अब 60 है, तो कितना प्रोडक्ट में गया होगा, तो 40 गया होगा। तो चेंज इन प्रेशर कितना है, 40, और टाइम कितना लगा, 5। समझ में आ गया सबको। वाई विक्टिक 100 माइनस 2x, इसलिए कि यहाँ फ्रैक्शन ना आ जाए, और ऐसे क्वेश्चन को 2x ही लिया जाता है, ध्यान रखना। तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया गया होगा। ताकि फ्रैक्शन में ना आए, इसीलिए हम वहां ऐसे लेते हैं। ये टोटल रिएक्शन का रेट बोलो या एवरेज रेट ऑफ A2B बोलो, दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। सर यूनिट, m यूनिट क्या लिखो, m मोल पर लीटर मिनट लिखे हैं, क्योंकि 8 मिनट में है ना। मोल पर लीटर दोनों का ले सकते हैं साक्षी, दोनों का बराबर आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन और A2B का बराबर ही आएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट इक्वल है। यूनिट मिनट लिखा हुआ है, मोल पर लीटर पर मिनट, समझ में आ गया परी। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट, देख लो, डाउट है तो बोलो। ये मत सोचना कि 60 आ गया ना तो हम 60 लेंगे, नहीं। चेंज पहले 100 था, अब कितना है, अब है 60 है,
तो चेंज कितना का आया होगा 40 का, तो वहां 40 लिख दिए। और कितने मिनट में चेंज हुआ, तो 5 मिनट में। तो ये एवरेज है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे ना, तो दिस वन विल बी फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट पढ़ने के पहले एक छोटा सा बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़े थे। जब केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हें पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है। तो लिखो हेडिंग कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं। ये तुम्हें बात बताया गया होगा पहले ही, कहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि एक रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालता है। तो हेडिंग, राइट डाउन हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एक रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं, तो बताओ दो तीन पॉइंट, दो तीन पॉइंट तुम ही बता दो। कौन कौन से, एक स्पीड को बढ़ाना है तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेगा। चलो एक आंसर आया साक्षी का, जैस का, सबका आंसर आया टेम्परेचर। और दूसरा बताओ कोई, दूसरा भी तो नाम रख लो। कैटलिस्ट, और भी नाम रख लो। कंसंट्रेशन, जो मेन है तो तुम रख ही नहीं रहे हो। तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में इसी पे बताया गया होगा, बताया गया था ना क्या, कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागता है, अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ाते हैं लीच चैट्रियल प्रिंसिपल में तो रिएक्शन बैकवर्ड भागता है। और अभी अभी हमने बात भी किया था फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, किसमें, इससे पहला आयनिक इक्विलिब्रियम में, जब कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा था तो हम बात कर रहे थे। और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना जी। तो बहुत सारे चीजों पे करता है, कैटलिस्ट पे भी करता है, प्रेशर पे भी करता है, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी करता है, और प्रेशर पे भी करता है अगर गैसियस में रहा तो यहां लिख लो। लेकिन हम मेन यहां बात करेंगे कंसंट्रेशन का, बाकी का भी बात करेंगे उस समय के साथ, पार्ट नंबर 3 में बात करेंगे। तो यहां पर लिख लेना ये 5, हम मेन यहां बात करने वाले हैं इसका, कंसंट्रेशन का, ठीक है। बाकी जो है वो कैसे क्या काम करेगा वो सब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो हम पढ़ेंगे आगे पार्ट नंबर 3 में। तो पार्ट नंबर 2 केवल इस बात का डिस्कशन करेगा। चलो हटा दूं मैं इसको। ये पार्ट नंबर 2 अपना स्टार्ट हो गया। तो ये इंटरवल के बाद का है, ठीक है। तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाओ, अब मूवी इंटरवल के बाद स्टार्ट हो जाएगा। चलो देखो यहां पर, अब हम पार्ट 2 में जो पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट और रेट लॉ पढ़ते हैं। तो हमारा पार्ट 2 का जो हेडिंग है वो है, मतलब मूवी का नाम जो है वो है रेट लॉ। और इसमें हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अभी ना बंद हुआ है, पहले चालू था कि नहीं।
हमारा अभी भी चालू है, हमारे इंटरवल में अभी भी मिल रहा है। मैं तुम्हें वो वाला मल्टीप्लेक्स के बारे में बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं यहाँ के इंटरवल के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम कहाँ चले गए थे मल्टीप्लेक्स में क्या? इतना मत जाओ दूर, ठीक है? दिमाग को थोड़ा स्थिर रखो, एक बात बोला जाता है तो दूसरे बात पे पहुंच जाते हो। वो शुभम है, शुभम, उसको यहाँ के मैं मूवी दिखा रहा हूँ तो चल गया हूँ मल्टीप्लेक्स में। चलो शुभम आगे देखो, ऐसे बोल रहा था मैं। ध्यान देना, सीरियस मत लेना। चलो देखो यहाँ पर रेट लॉ और रेट कांस्टेंट। हम पार्ट 2 में बात कर रहे थे, जैसे मान लो एक हम रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहले, तब मूवी स्टार्ट होगा। एक रिएक्शन है, ए से बना बी, और हम ये जानते हैं कि जितना ज्यादा अगर हम कंसंट्रेशन, व्हाट इज नेम ऑफ पार्ट 1? पार्ट 1 का नाम क्या है? पार्ट 1 का नाम है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और ये बॉलीवुड का दूसरा पार्ट है, हॉलीवुड का, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ और रेट कांस्टेंट पढ़ने के पहले थोड़ा सा आते हैं कंसंट्रेशन पे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ if concentration of if concentration of reactant if concentration of reactant will increase, बैकवर्ड नहीं है तो केवल फॉरवर्ड के बारे में ही सोचना है, बैकवर्ड नहीं आना है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हो, केवल और केवल क्या सोचना है? फॉरवर्ड। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर मैं फॉरवर्ड लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे केवल। इफ रिएक्टेंट विल बी इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो ये बातें हम जानते हैं कि अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, नो डाउट टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है, तो हम यहाँ टेम्परेचर के रोल को नहीं अभी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिया जाए तो फॉरवर्ड रेट बढ़ जाता है, बैकवर्ड नहीं। समझ रहे हो ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉरवर्ड जो है वो बढ़ जाता है, यानी हम फॉरवर्ड का नाम नहीं लेंगे, क्या नाम लेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का नाम लेंगे, क्योंकि यहां पर हम केवल इरिवर्सिबल के लिए बातें कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर पूछे, क्वेश्चंस हमारे सामने एक मिसाइल की तरह डाक दे, इजराइल की तरह, कि बताओ कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। किसी ने बोला हमसे कि बताओ ए का कंसंट्रेशन डबल कर दिया गया, मान लो 10 मोल था पहले, इसका स्पीड कुछ आ रहा होगा, उसने बोला कि नहीं 10 है हटा दो 20 कर दो, ए इज डबल, देन हाउ मच रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। उसने बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन तुम्हारे सामने इक्वेशन हमने ये पूछ दिया कि ए को डबल कर दिया गया, पहले 10 मोल था 20 मोल कर दिया गया, तो बताओ स्पीड में कितना का चेंजेज आया होगा, यानी स्पीड कितना चेंज किया होगा। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन मार्क्स है, हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं ऑफ रिएक्शन।
तो रेट ऑफ रिएक्शन पार्ट 2 ये बोल रहा है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है केमिकल काइनेटिक्स, जहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन जब पढ़ रहे हैं तो अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो रिएक्शन का स्पीड कितना टाइम्स बढ़ेगा? हाउ मच रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज? इसका जवाब कौन देगा? पार्ट 2 देगा। 2 टाइम्स चेंज होगा। प्रेम, सपने में आया था क्या 2 टाइम्स? कैसे 2 टाइम्स आएगा जरा बताइए, कैसे आएगा 2 टाइम्स? प्रेम, कैसे आएगा 2 टाइम्स? अच्छा, रेट लॉ आया था क्या उसके सपने में? टू टाइम्स को किया था ना, क्या किया था प्रेम? चलो इसका जवाब हम भी नेक्स्ट क्लास में देंगे कि कितना टाइम्स बढ़ेगा। नहीं, 2 टाइम्स नहीं बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा, एक वहां पर डिपेंडेंसी है, इसीलिए तो हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका जवाब इतना तुम आसानी से दे देते तो पार्ट 2 पढ़ने की हमें जरूरत है, मूवी यहीं पर फिनिश हो जाता है। इंटरवल के बाद 2 मिनट के बाद दी एंड। पॉपकॉर्न हाथ में खाते चले जाना, बैठ कर नहीं खाना था। फिर तुम इतना अगर जल्दी जवाब दे दोगे तो पार्ट 2 इंटरवल के बाद 2 मिनट के बाद दी एंड लिख देगा। चलिए जी, इसका जवाब हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक्स टू ऑल।